चयन स्टूडेंट उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ मस्त खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए बीपीओ जूनियर असिस्टेंट 5512 इन सब की डीवी आ रही है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं, किस डॉक्यूमेंट में क्या कमी है तो आपको कैसे उसे ठीक करना है, पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होगा, कास्ट सर्टिफिकेट में एरर है तो क्या किया जाए, किसी मार्कशीट में एरर है तो क्या किया जाए, इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट कब लगता है, इन सब चीजों पर बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे जेई का एग्जाम कब तक कंडक्ट हो सकता है, उस पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा लोअर पीसीएस भर्ती को लेकर काफी क्वेश्चन है कि भर्ती अलग अलग आएगी कि एक में आएगी, लोअर पीसीएस में कौन कौन सी भर्ती आने वाली है उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी ने 2 रिजल्ट जारी किया, उस पर भी अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करने के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां जाकर मुझको फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए बीपीओ जूनियर असिस्टेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं, क्योंकि अब इसकी डीबी होगी। जूनियर असिस्टेंट 5512 की टाइपिंग के बाद उसकी डीबी कंडक्ट कराई जाएगी और यहाँ पर बीपीओ और एजीटीए की डीबी जल्दी ही कंडक्ट कराई जाएगी। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो तैयार रखने हैं, जिसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो होता है वो होता है आपका 10th का मार्कशीट। ठीक है, 10th का जो मार्कशीट होता है वो आपका सबसे मार्कशीट जो होगा 10th का और सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट आपका तैयार होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसी से आपका एज प्रूफ होता है। ठीक है, ये आपका एज प्रूफ की तरह यूज किया जाता है क्योंकि इसमें जो आपका एज मेंशन होगा, यानी जो भी आपकी डीओबी इसमें मेंशन होगी वही मान्य होगी, उसी को मान्य किया जाएगा। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका मार्कशीट और इसका सर्टिफिकेट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके पास हर हाल में होना चाहिए। अब इसके अलावा जो दूसरा डॉक्यूमेंट आपका है वो है आपकी 12th की मार्कशीट। ठीक है, 12th की जो है आपकी 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट और उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास अनिवार्य होना चाहिए। तीसरा आपका बैचलर डिग्री। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में बैचलर डिग्री को अनिवार्य किया गया है तो बैचलर की मार्कशीट और उसकी डिग्री, ठीक है, बैचलर की मार्कशीट और उसकी डिग्री होनी चाहिए। अब इन 3 जो डॉक्यूमेंट है इसमें मान लीजिए आपका नेम मिसप्रिंट हो गया या आपका एड्रेस मिसप्रिंट हो गया या आपके फादर का नाम मिसप्रिंट हो गया है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसमें आपको करना कुछ नहीं रहता है, एक एफिडेविट बनवाना रहता है। ठीक है, क्या एक एफिडेविट आपको बनवाना रहता है। ये एफिडेविट आप कचहरी में जाके बनवा सकते हैं और उसे आपको पहले ही बनवा लेना है डीबी से पहले ही, ताकि आप इसे भी डीबी के साथ लेके जाएंगे और वहां इस एफिडेविट को दिखा देंगे कि सर ये मेरा वर्ड मिस्टेक है। हालांकि इतने छोटे मिस्टेक को कभी वहां पे जो ऑफिसर्स होते हैं वो इग्नोर कर देते हैं, फिर भी अपनी तरफ से कोई भी गड़बड़ी ना हो इसके लिए एक एफिडेविट जरूर बनवा लीजिएगा। जहां जहां आपके जिस चीज में एरर होगा वो आप वहां पे मेंशन कर दीजिएगा और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे पूछ रहे थे कि मेरे नेम में गड़बड़ी है या एड्रेस में मिसप्रिंट हो गया है तो उसे कैसे सही करना है, तो उसे एक एफिडेविट बनवाना है और वो एफिडेविट भी आपको डॉक्यूमेंट के साथ लेके जाना होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं चौथी चीज की। तो चौथा है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है ये आपका अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपको कास्ट का बेनिफिट मिले तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। अब इसमें जो ओबीसी कैटेगरी होती है, एससी कैटेगरी होती है और जो एसटी कैटेगरी होती है, इन 3 कैटेगरी का अगर कास्ट सर्टिफिकेट पुराना भी है तो भी चलेगा। 3 साल पुराना है, 4 साल पुराना है, तब भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी में अब तक जो डीबी हुई है उसमें बहुत से बच्चों का जो पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है उसे एक्सेप्ट किया गया है। तो ओबीसी एससी एसटी के लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर उनके पास पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है। लेकिन जो ईडब्ल्यूएस होता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इसके लिए दिक्कत होती है। ईडब्ल्यूएस के लिए क्या है, जो मेंशन है यूपी ट्रिपल एससी का रूल है उसमें लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की थी, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, उस दिन तक का आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर उस दिन तक का आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो वैलिड होगा, पर वो उस फाइनेंशियल ईयर का भी होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का बनाया हुआ है तो उसे आप लगा देंगे तो वो वैलिड हो जाएगा, नहीं, उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए जिस फाइनेंशियल ईयर में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आया था और लास्ट डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म की थी उससे पहले का होना चाहिए, तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मान्य हो जाएगा।
अब यहाँ एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट हमारा इनवैलिड हो जाता है डीबी में, तो ऐसे में क्या आप बाहर हो जाते हैं? तो बिल्कुल नहीं, आप ऐसे में बाहर नहीं होते हैं, आप यूआर कैटेगरी में चले जाते हैं। आपका जो रिजल्ट आता है वो अनरिजर्व कैटेगरी में आता है, ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं आता है। यानी अब आपको और बेहतर मार्क्स पाना होता है क्वालिफाई करने के लिए कंपेयर टू अगर आप अपने रिजर्वेशन कोटा में होते उसके कंपेयर में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट की, पांचवा क्वेश्चन है, जो पांचवा सर्टिफिकेट आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, डोमिसाइल जो आपका सर्टिफिकेट है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस सर्टिफिकेट के बिना आपको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। यानी आप अगर यूपी के डोमिसाइल नहीं है तो आप अनरिजर्व मेल कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, तो जो भी बंदा, कोई भी बंदा जो भी किसी भी तरह का बेनिफिट उठाना चाहता है, चाहे वो ओबीसी का कोटा यूज करना चाहता है, एससी का, एसटी का, ईडब्ल्यूएस का, फीमेल कैटेगरी का, इसके अलावा आपका पीएच कैटेगरी का, इसके अलावा एक्स सर्विसमैन का, तो उसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के जो बॉयज होते हैं या यूआर कैटेगरी में केवल जो भी है, गर्ल्स का भी यूआर कैटेगरी में जो कोटा होता है उसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो यूआर बॉयज होते हैं उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी प्रत्येक वो बंदा जो रिजर्वेशन यूज कर रहा है, किसी भी तरह का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हो चाहे वर्टिकल रिजर्वेशन हो, किसी भी तरह का बेनिफिट लेना चाहता है तो उसके पास ये सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ठीक है, केवल वो बंदा जो यूआर कैटेगरी में उसे किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं लेना है वही केवल अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनाएगा, तब भी उनका डीबी में सिलेक्शन हो जाएगा। अदरवाइज बाकी सबको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना होगा, अदरवाइज आपका जो रिजर्वेशन आप क्लेम कर रहे हैं तो वो मान्य नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद आपका जो छठी चीज है वो है आपकी गवर्नमेंट आइडेंटिटी। ठीक है, गवर्नमेंट आइडेंटिटी आपके पास होनी चाहिए। खासकर जो वैलिड होता है वो होता है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड अगर आपका है, ठीक है, आधार कार्ड अगर आपका है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके अलावा अगर कोई भी है, ड्राइविंग लाइसेंस है तो चलेगा, लेकिन मैक्सिमम आधार कार्ड ही मान्य होता है, तो आधार कार्ड आपका होना अनिवार्य है। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो आपकी होनी चाहिए। ठीक है, पासपोर्ट साइज की जो फोटो है, पासपोर्ट साइज की जो फोटो आपने खासकर एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई है उसकी 4 से 6 कॉपी आपको रखनी चाहिए। 4 से 6 कॉपी आपके पास होनी चाहिए पासपोर्ट साइज फोटो की। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको तैयार रखने। इसके अलावा जब डीबी का नोटिस आता है तो उसमें 4 प्रपत्र आते हैं। ठीक है, 4 आपके प्रपत्र आते हैं, वो उसी में अटैच होते हैं उस नोटिस में, उसे भी डाउनलोड करके आपको वो 4 प्रपत्र को भरना होता है। बहुत ही आसान होता है, उसमें कुछ आपसे शपथ लिवाए जाते हैं, कुछ आपकी डिटेल्स उसमें मांगी गई होती है, बस बहुत सिंपल सा उसका एप्लीकेशन जब आएगा तो उसे भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर के दिखा दिया जाएगा। तो वो 4 प्रपत्र आपके डीबी के नोटिस के साथ आते हैं। इसके अलावा ये जो चीज जो आपके हाथ में है यही आपको ठीक करनी है। क्या क्या एरर हो सकता है वो भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, इंग्लिश में, हिंदी में इसका कोई मतलब नहीं होता है, वो सब चलता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और होता है, एक पुलिस वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन होता है। तो पुलिस वेरिफिकेशन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ये आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, ये साल भर चलता है। ठीक है, आयोग खुद आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन में आपका डेटा बेच के ये पता कराता है कि आप पर किसी तरह का केस नहीं चल रहा है या कभी आप किसी केस के लिए गिल्टी तो नहीं है, ये सब चीजें पता कराता है। ये काम आपका नहीं है, ये काम आयोग का है। तो पुलिस वेरिफिकेशन से आपका कुछ भी लेना देना नहीं है, ये आयोग का कार्य है। दूसरा आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, तो कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत आपकी ज्वाइनिंग के टाइम पड़ती है। जब आप ज्वाइनिंग करने जाते हैं तो उस टाइम कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, और कास्ट सर्टिफिकेट आप अपने नजदीकी किसी भी मेडिकल कॉलेज या मेडिकल से या किसी भी आपका कॉलेज से बना सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, वो भी आप आपके किसी भी जिला अस्पताल से, नजदीकी जिला अस्पताल से आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बना सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट आप किसी भी गैजेट ऑफिसर से या इसके अलावा आप अपने लास्ट यूनिवर्सिटी या स्कूल से भी बनवा सकते हैं, तो वैलिड होता है। ये सब ज्वाइनिंग के समय की जरूरत होती है। अभी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये है, और आप जो एजीटीए, बीपीओ और जूनियर असिस्टेंट 55-12 बच्चे हैं, अपना ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। अगर किसी तरह का एरर है तो उसका एफिडेविट बनवा लीजिए। मैंने ये भी बता दिया कास्ट सर्टिफिकेट में क्या गड़बड़ी होगी तो क्या होगा, सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है इस वीडियो में डॉक्यूमेंट को लेके। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट जेई एग्जाम को लेके। ठीक है, जेई एग्जाम कब तक हो सकता है, तो बच्चे बड़े परेशान हैं। तो देखिए, आपके केस की सुनवाई हो नहीं रही है, बस आपके केस को नेक्स्ट डेट दे दिया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें रीजन ये है
कि देखिए इसमें आयोग को थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। अगर आयोग एक्टिव नहीं होगा तो फिर आपको आपका ऐसे ही केस तारीख पे तारीख पड़ती रहेगी, ठीक है। जेई एग्जाम में आयोग को ये दिखाना होगा कि ये एग्जाम को प्राथमिकता देनी होगी, इसकी सुनवाई को प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि देखिए अगर आप आयोग का वकील प्राथमिकता में अपने इस सुनवाई को रखता है तो ऐसे में कोर्ट में इसकी सुनवाई हो सकती है, ठीक है। अदरवाइज इसमें डेट पे डेट पड़ेगा और जब तक डेट पे डेट पड़ेगा तब तक आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका जो केस चल रहा है वो क्वालिफिकेशन को लेके चल रहा है, कोई छोटी मोटी चीज को लेके नहीं है, क्वालिफिकेशन को लेके है। तो क्वालिफिकेशन जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगा। जब जब आप आयोग जाएंगे इसको लेके कि भाई हमारा एग्जाम कब तक जेई का कंडक्ट हो जाएगा, तो आयोग से एक ही जवाब आएगा कि आपका जो केस है वो कोर्ट में है, जब कोर्ट से जजमेंट आ जाएगा तो हमारी तरफ से जल्द एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। यही एक जवाब, चाहे 10 बच्चे जाए, चाहे 20 बच्चे जाए, 50 बच्चे जाए, तो यही होगा। तो इस समय बच्चों को फोकस करना है कि आपका एग्जाम कैसे भी करके कोर्ट से निकले, ठीक है, कोर्ट से निकले, जल्द से जल्द एक जजमेंट आए। और इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रेशर देना होगा आयोग पर कि वो इसको थोड़ा सा फोकस करे, उनके वकील से कहे कि इसको ऊपर लाया जाए, ठीक है, जिसकी वजह से इसे फ्रेश में रखा जाए या इसको प्राथमिकता में रखा जाए, जिसकी वजह से इसकी सुनवाई हो और जल्द से जल्द आपका एग्जाम कंडक्ट हो। अदरवाइज ये अगर 1 साल तक कोर्ट में फंसा है तो फिर 1 साल तक तो भूल ही चाहिए आपका एग्जाम कंडक्ट हो पाएगा। तो सीधी सादी सिंपल सी बात यही है, ठीक है। तो आयोग जब भी आ जाएंगे तो यही आपको जवाब दे दिया जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी लोअर पीसीएस भर्ती को लेके है, ठीक है। इस भर्ती को लेके काफी उत्साहित हैं लोग, क्योंकि ये भर्ती काफी साल बाद आ रही है और ज्यादातर उम्मीद है कि इस बार ये पेट 2025 में आपको देखने को मिलेगी। चांसेस है फरवरी मार्च में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले। अब इसमें कौन कौन सी भर्तियां हैं इसे आपको देखना है। तो लोअर पीसीएस में जो सबसे पहली भर्ती है वो एडीओ की भर्ती है, ठीक है। एडीओ की जो भर्ती है उसमें अच्छी खासी भर्ती है आपकी। एडीओ में 500 प्लस पद आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, एडीओ की। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ईओ की भी भर्ती है, ठीक है, ईओ की भी भर्ती है। इस भर्ती में लगभग 237 प्लस पोस्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका एटीए की भी भर्ती इसमें है, एटीए की भी भर्ती है, एटीए डिपार्टमेंट से भी 500 प्लस पदों पर भर्ती आई है, ठीक है। इसके अलावा आपका मंडी निरीक्षक की भी भर्ती है, ठीक है। जो मंडी निरीक्षक है, मंडी निरीक्षक जो मंडी निरीक्षक है उसकी भी अच्छी खासी इसमें भर्ती आई हुई है। मंडी निरीक्षक का भी 350 के आसपास आपको भर्ती देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपका उद्यान अधिकारी, मत्स्य अधिकारी जैसे छोटे पोस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा चकबंदी अधिकारी की भी पोस्ट है, चकबंदी अधिकारी की 160 के आसपास पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा कर अधिकारी जो होते हैं, टैक्स ऑफिसर जो होते हैं, कर अधिकारी, टैक्स ऑफिसर, इनकी भी आपको लगभग 200 प्लस पोस्ट देखने को मिलेगी। टैक्स ऑफिसर की भी 200 प्लस पोस्ट देखने को मिलेगी। तो अच्छी खासी पोस्ट है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर ये भर्तियां अलग अलग आती हैं तो फिर इस भर्ती में कुछ भर्ती आपको इस पेड से देखने को मिलेगी, कुछ हो सकता है अगले पेड से देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी, जब ये भर्तियां अलग अलग आएंगी, अलग अलग जब ये भर्तियां आएंगी तो एक कैंडिडेट वो कई बार सेलेक्ट होगा और बाकी कैंडिडेट को मौका ही नहीं मिल पाएगा, ठीक है। यानी कुछ जो रोल नंबर होंगे टॉप के वो बार बार सेलेक्ट होते रहेंगे और कुछ जो होंगे उनको मौका भी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इससे होता क्या है, कई बच्चे होते हैं कि मैं एडीओ हो गया, मुझे एटीए में जाना है, तो एटीए की आई तो मैंने वो भी भर दिया। इससे क्या हुआ, मैं एडीओ छोड़ दिया, वो एक वैकेंसी चली गई, ठीक है। तो ऐसे में उम्मीद यही है, ज्यादातर चांसेस करे, कोशिश यही की जाए कि जो सारी भर्तियां हैं, मतलब ये जितनी भी भर्तियां हैं वो एक ही भर्ती में आए लोअर पीसीएस में, और ये सारी सीटें जो 2200 प्लस के आसपास है सारी सीटें उसी में आ जाएं एक ही भर्ती में। इससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मौका भी मिलेगा, उनको मौका भी मिलेगा और एक बच्चा बार बार रिपीट नहीं होगा। इससे सीट भी वैकेंट्स नहीं रहेंगी। हर प्रत्येक व्यक्ति यानी 2200 अगर है तो 2200 कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे, जितनी भी भर्ती आएंगे उतने बच्चे तो सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नहीं तो अलग अलग आएंगे तो होगा क्या कि एक बच्चे को लगेगा इससे बेहतर वो वाला पद है तो ये छोड़ के वो उधर जाएगा तो वो सीट वैकेंट हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद यही है कि आयोग इसको एक साथ लाए तो ज्यादा अच्छा है, अगर अलग अलग लाता है तो फिर वही दिक्कत है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा आयोग ने 2 रिजल्ट जारी कर दिए, जिसमें से एक रिजल्ट आपका
केवल एक कैंडिडेट का है, ठीक है, उसका ऑलरेडी कुछ इश्यू को लेकर था रिजल्ट का, तो वो एक नोटिस आपका जारी हुआ है। इसके अलावा आपका स्टोर कीपर का रिजल्ट जारी हुआ है, जिसमें 200 पदों पर ये भर्ती आई हुई थी और लगभग स्टोर कीपर में आपका जो कैंडिडेट बुलाया गया 1526 लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया, 1526 लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया। अनरिजर्व कैटेगरी 50+ है, ओबीसी 50+ है, ईडब्ल्यूएस का 50+ आपका टाइपिंग का कट ऑफ गया हुआ है। तो अच्छा खासा हाई कट ऑफ आपका गया हुआ है स्टोर कीपर में। बाकी कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।